नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 से, जिसके अंतर्गत आती है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व एवं समाज का इतिहास और भूगोल, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। तो बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारी टॉपिक ये रहेगी इसमें से प्रश्न उत्तर की शैली में, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट करने में भी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसे हम एक प्रश्न मान लेते हैं। भारत के इतिहास की पुनर्संरचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आंकलन कीजिए। ठीक है, भारत के इतिहास की पुनर्संरचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आंकलन कीजिए। तो उत्तर शैली में लिखेंगे। सबसे पहले इनके बारे में कुछ डेफिनेशन दे देते हैं, इनके आने के महत्व के बारे में वगैरह, तो अलग इंप्रेशन बनता है। तो वही लिखते हैं। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विदेशी यात्रियों में से चीनी व अरबी यात्रियों का उल्लेखनीय योगदान है। इन यात्रियों के विवरण से भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना डेफिनेशन लिख देंगे तो क्या ही बात है दोस्तों। अब यदि हम चीनी यात्रियों के वृत्तांत के महत्व का आकलन करें तो ज्ञात होता है कि चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहे हैं। वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आते थे। चीनी यात्रियों का विवरण का झुकाव, ठीक है, चीनी यात्रियों के विवरणों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति विशेष था। ठीक है, ये लोग यहाँ इसीलिए आते थे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने, यहाँ से बौद्ध धर्म के कुछ वस्तु वहाँ ले जाने, इसीलिए ये लोग यहाँ आते थे। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्रियों के विवरण में 4 नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इतना लिखेंगे तो कौन कौन से चीनी यात्री आए थे उनके बारे में भी कुछ लिख देंगे, तो अलग ही चला जाता है दोस्तों। अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो इनमें है फाहियान, सुंगयून, हेनसांग तथा इत्सिंग। अब बारी बारी से इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं दोस्तों। फाहियान ये आए थे 399 ईस्वी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, किसके शासनकाल में आया ये भी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, और वनडे एग्जाम में तो यही पूछा जाता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो आपका आंसर होना चाहिए गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने तत्कालिक भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। ठीक है, इन्होंने तत्कालिक भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। इन्होंने राजनीति स्थिति का वर्णन नहीं किया। यही वो पॉइंट होता है दोस्तों जो आपको पूरा पूरा नंबर दिला देता है। ठीक है, राजनीति स्थिति का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय कौड़ियों के माध्यम से होता था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखा है, यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित है। ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह राजप्रसाद मानव निर्मित नहीं, मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुंगयून। चीनी यात्री सुंगयून 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। ठीक है, सुंगयून 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। सुंगयून ने 518 में सीवी, जो चित्तौड़गढ़ में है, के स्तूपों की यात्रा की थी और कहा था यहाँ ऐसा दाना मिलता है जो आग से भी नहीं जलता, और वहाँ के स्थानीय लोग इसका ताप घात से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्होंने 1518 में सीवी के चित्तौड़गढ़ की यात्रा की थी। सीवी चित्तौड़गढ़ में जो स्तूप है उसके दर्शन करने के लिए गया था, और वहाँ इसे वह दाना मिला था जो आग में नहीं जलता है। तो उसके बारे में इन्होंने कहा था कि उस दाने का उपयोग वहाँ के स्थानीय लोग ताप घात से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेनसांग आए थे 629 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। याद रखेंगे,
चीनी जो ह्वेनसांग है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वनडे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में ये पूछा भी गया है, इन्हें तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है करके, तो आपका आंसर होना चाहिए ह्वेनसांग। बौद्ध भिक्षुक ने कई वर्ष भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, ये यहाँ कई वर्षों तक रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्ष को शिलादित्य के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, इन्होंने जो सम्राट हर्षवर्धन थे उन्हें शिलादित्य नाम से अभिहित किया है। इनके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। इन्होंने जो यात्रा विवरण प्रस्तुत की उसे सीयूकी कहा जाता है। अधिकतर एग्जाम में ये भी पूछा गया है। कन्नौज की धर्म सभा का यह अध्यक्ष था। ह्वेनसांग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की तथा उन्हें राजाओं की जाति का तथा शूद्रों को कृषक कहा है। ठीक है, इन्होंने क्षत्रियों की प्रशंसा भी की है और क्षत्रियों के बारे में कहा है कि ये राजाओं के जाति के हैं तथा शूद्रों को कृषक कहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इत्सिंग। ये आए थे 671 ईस्वी में। यह चीनी यात्री बौद्ध धर्म तथा बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत के लोगों के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनके जो पुस्तक है उसमें बौद्ध भिक्षुओं के आत्मकथाएं समकालीन भारत के लोगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलती है इत्सिंग के पुस्तक में। इत्सिंग अपने साथ सूक्त विनय, ठीक है, इत्सिंग अपने साथ सूक्त विनय एवं अभिधम्म पिटकों के लगभग 400 प्रतियां भी अपने साथ चीन ले गया था। ठीक है, इन्होंने अपने साथ सूक्त विनय तथा अभिधम्म पिटकों के 400 प्रतियां अपने साथ चीन ले गया था। आगे बढ़ते हैं। चाओ जुकुआ, अधिकतर बुक में इनका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आए थे 1225 ईस्वी में भारत आए थे। यह चीनी व्यापारी और यात्री था। इन्होंने 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के चीनी और अरब व्यापार के संबंध में चू फांची नामक पुस्तक में बड़ा रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के मध्य चीनी और अरब व्यापार के संबंध में अपनी पुस्तक च्यू फांची नामक पुस्तक में बड़ा ही रोचक तथ्य प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत उस समय चोलों का राज्य था और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके पुस्तक में चू फांची नामक जो इनका पुस्तक है उनमें दक्षिण भारत के उस समय जो चोल वंश थे उनके और चीनी वाणिज्यिक संबंधों का बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी तरह यदि अरब यात्रियों के विवरण के महत्व का आकलन करें तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही अरब देशों के माफ कीजिए एक देश है के साथ भारत की व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है, इसी तरह यदि अरब यात्रियों के विवरण के महत्व का आकलन करें तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही अरब देशों के साथ भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। तो एक दो अरब यात्रियों के भी बारे में कुछ विवरण दे देते हैं जिससे पूरा का पूरा नंबर मिलने का 100% चांस रहता है दोस्तों। जैसे ऊपर हमने 3-4 चीनी यात्रियों का विवरण दिया, उसी तरह 3-4 अरब यात्रियों का भी विवरण दे देंगे जिससे प्रश्न कंप्लीट बन जाएगा। तो बात करते हैं इब्न खुर्दाब, ये आए थे 864 ईस्वी में। पूर्व मध्यकालीन भारत के 16 महान अरब भूगोल वेत्ताओं में से ये एक थे। ठीक है, जो इब्न खुर्दाब थे वह पूर्व मध्यकालीन भारत के जो 16 महान भूगोल वेत्ताओं थे उनमें से एक ये भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल मुसालिक वल ममालिक, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक, मार्गों एवं राज्यों का विवरण पुस्तिका में 9वीं शताब्दी की अंतर संरचना व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई है। इब्न खुर्दाबदने ने क्षत्रियों को 2 वर्गों, ठीक है, एक वर्ग था सुवुक फुरिया, ठीक है, एक वर्ग था सुवुक फुरिया जिसके अंतर्गत राजवंशी, सामंत और योद्धा आते थे सुवुक फुरिया के अंतर्गत, और एक वर्ग
में बांटा है कतरिया। क्षत्रियों को 2 वर्गों में बांटा है, एक वर्ग था सुबुकफुरिया और दूसरा है कतरिया। सुबुकफुरिया में राजवंशी, सामंत और योद्धा आते थे और कतरिया में साधारण क्षत्रिय आते थे। ठीक है, इन 2 वर्गों में इन्होंने क्षत्रियों को बांटा था। ये रहे इब्न खुर्दाब जो 1864 में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी ये आए थे 957 ईस्वी में। इन्होंने प्रतिहार राज्य का दौरा किया। ठीक है, जो अल मसूदी थे इन्होंने प्रतिहार राज्य का दौरा किया। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बौरा कहकर पुकारता था। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार जो उस समय शासन काल थे उनको ये अल गुर्जर और राजा को बौरा कहकर पुकारता था। इसने अपनी पुस्तक महजूल जहाब में अपनी यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणियां लिखी है। ठीक है, अपनी पुस्तक महजूल जहाब में अपनी यात्रा वृत्तांत, ठीक है, पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, महजूल जहाब में अपनी यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणियां लिखी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अल बरूनी। ये रहे अल बरूनी, ये आए थे 1024 ईस्वी में भारत आने वाले प्रमुख अरब यात्रियों में अल बरूनी उर्फ अबे रेहान भी था। ठीक है, इनका एक और नाम था अबे रेहान। यह महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। ठीक है, जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, ठीक है, उसी समय भारत आया था। यहाँ रहते हुए इन्होंने खगोल विद्या, संस्कृत, रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ रहते हुए इन्होंने संस्कृत, रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत विवरण किया, सीखे बोल सकते हैं। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, पुस्तकों का नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, और यदि आप अपने आंसर राइटिंग में ये सब सबमिट करते हैं तो अलग ही लेवल चले जाता है, जिससे पूरा नंबर मिलने का पूरा चांस रहता है। आप जितनी जानकारी जानते हैं उतनी जानकारी यदि लिख देते हैं कम शब्दों में, मतलब जितना शब्द है उनके अंतर्गत लिख देते हैं अपनी बातें, तो यकीन मानिए आपका नंबर नहीं कटेगा और हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे स्कोर कर लेंगे। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। इनके अनुसार ब्राह्मणों को मृत्यु दंड से छूट थी। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए सबसे कठोर दंड देश निष्कासन था। इनके अनुसार किसी ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए घातक अपराध से भी किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं पाई जा सकती थी। ठीक है, इनके अनुसार यदि कोई ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई अपराध कर देता था तो घातक अपराध की श्रेणी में आता था और उससे कोई भी टाइप से मुक्ति नहीं मिल सकता था, मतलब उसमें दंड मिलना जरूरी था यदि उस समय कोई ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई अपराध कर देता था। किसी ब्राह्मण की हत्या करना महानतम अपराध था जिसे वज्र हत्या कहा जाता था। ठीक है, उस समय यदि कोई किसी ब्राह्मण का हत्या कर दे तो महानतम अपराध कहलाता था जिसे वज्र हत्या कहा जाता था। अल बरूनी ने 4 परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है। इन जातियों से बाहर के लोग अत्यंज कहलाते थे। उसने अछूतों की सबसे लंबी सूची दी। ठीक है, अल बरूनी ने तत्कालीन समाज में वैश्यों एवं शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। उस समय जब ये आए थे उस समय इन्होंने वैश्यों और शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। यदि इनमें से किसी भी जाति के लोग वेदों का पाठ करते तो राजा उसकी जीभ कटवा देता था। ठीक है, तो ये थी कुछ चीनी और अरबी यात्रियों का वृत्तांत। इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में विभिन्न साधनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इन लेखकों के विवरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे आप निष्कर्ष समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करती है। धन्यवाद।